नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी की बड़ी छलांग देखने को मिली है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग ने रैंक जारी की है और इस रैंक में नीति आयोग ने यूपी को 7वां स्थान दिया है। पिछली बार उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर था। 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक टॉप पर है, तो नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान दिया है, जो कि पिछली बार से 2 पॉइंट ऊपर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट सामने आई है। पिछली बार यूपी 9वें स्थान पर था और इस बार यूपी ने और अच्छा परफॉर्म किया है, 7वां स्थान मिला है और इस पूरी लिस्ट में कर्नाटक टॉप पर है। 17 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था और उत्तर प्रदेश ने 7वां स्थान उसमें हासिल किया है। पिछली बार यूपी 9वें स्थान पर था। यूपी ने एक बड़ी छलांग लगाई है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने यूपी को 7वां स्थान दिया है। कर्नाटक इसमें टॉप पर है। नीति आयोग के इंडेक्स में यूपी ने अपना दम दिखाया है और पिछले बार की तुलना में इस बार उत्तर प्रदेश की रैंकिंग और सुधरी है। सीधा 2 पायदान का उछाल उत्तर प्रदेश को मिला है। पहले 9वें नंबर पर और अब 7वें स्थान पर आया है यूपी। 17 राज्यों को शामिल किया गया था और उसके बाद जो लिस्ट सामने आई, टॉप 10 में यूपी ने अपनी जगह बनाई है। 9वें पायदान से उछाल लेते हुए 7वें पायदान पर उत्तर प्रदेश आ गया है और नंबर 1 राज्य की इस मामले में बात की जाए तो कर्नाटक को यह स्थान मिला है। विवेक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या मायने हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान, यानी यूपी में क्या बदला है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नए नए प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, तो इसी को लेकर के जो इनोवेशन को लेकर के जो इंडेक्स तैयार किया गया, जिस तरह से नए प्रयोग किए गए, इनोवेशन को लेकर के जो इंडेक्स तैयार किया गया, उसमें जो है यूपी ने छलांग लगाई है और यूपी का जो स्थान है वो 7वें स्थान पर आ गया है। 90वें स्थान से पहले था, अब उससे 7वें स्थान पर हो गया है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में नए नए इनोवेटिव में आइडियाज जो है वो लाए जा रहे हैं, नए नए प्रयोग जो है वो किए जा रहे हैं और सरकार की जिस तरह से नीतियां आ रही हैं जो इनोवेशन का वातावरण को बेहतर बना रही है। अगर हम इस मायने में बात करें तो योगी सरकार की निश्चित तौर पे तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, और इनोवेशन के मामले में उत्तर प्रदेश ने और बेहतर माहौल खड़ा किया है और ये बहुत बड़ी वजह है कि सरकार की नीतियां और इनोवेशन और ज्यादा हो सके, उसके लिए माहौल अच्छा किया गया यूपी में, जो 7वें पायदान पर उत्तर प्रदेश आ पहुंचा है। बहुत शुक्रिया विनीत अपडेट के लिए। उधर नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस लेमन बार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली गई है और उसके साथ 1,60,000 की सील्ड बियर और शराब भी जब्त की गई है। बार में मामूली कहासुनी के बाद हुए एक मर्डर केस में यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। केस के सभी 9 आरोपी इस वक्त जेल में बंद है। 25 अप्रैल की रात कुछ लोग बार में पार्टी करने पहुंचे और तभी बार के बाउंसर और कर्मचारियों ने ब्रिजेश राय नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसी लॉस लेमन बार का लाइसेंस अब कैंसिल कर दिया गया है। नोएडा से बड़ी खबर, लॉस लेमन बार जिसकी लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी मनी भी आबकारी विभाग ने जब्त कर ली है। यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हिमांशु शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, 25 अप्रैल को जो घटना हुई थी, एक शख्स की पीट कर यहां पर हत्या कर दी गई थी आपसी झड़प में, जिसमें बाउंसर और वो कर्मचारी सभी शामिल बताए जा रहे थे, उस पर कड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग ने की है अब। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया और एक युवक को 9 से 10 लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस विभाग ने और जिला प्रशासन ने दोनों ने कार्रवाई की। पुलिस ने जहां आरोपियों को जेल भेजा, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने अब पहले बार को सील किया था, अब लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद उसमें एक धारा भी बढ़ाई गई है 147 और इसके अलावा जिस तरीके से अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रभावी रूप से पैरवी की जाएगी ताकि जल्द से जल्द इन सभी जो 9 आरोपी हैं इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। जी बिल्कुल, इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और सख्त कार्रवाई की मांग हो रही थी कि आगे के लिए भी एक सख्त संदेश जाना चाहिए इस पूरी वारदात के बाद। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हिमांशु। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है और उसके बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की है ओपी राजभर ने, जिसमें अखिलेश और एसपी नेताओं पर जमकर बरसे हैं राजभर। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पहले भी हमला हुआ है। उन्होंने एसपी नेताओं पर एसी में बैठकर राजनीति करने का एक बार फिर से आरोप लगा दिया।
तो ओपी राजभर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, वो पूरा वक्तव्य भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर एक बार जान लीजिए। ओपी राजभर ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और उन्होंने कहा कि पहले भी उन पर हमला हो चुका है और एक बार फिर से ऐसा हमला हो सकता है। इसके अलावा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा। एसी वाली पॉलिटिक्स का कैसे आरोप लगाया, आप भी सुनिए। क्रॉस वोटिंग नहीं किया है। वोटिंग के 3 दिन पहले ही 15 तारीख को प्रेस वार्ता करके हमने घोषणा कर दिया था कि जब समाजवादी पार्टी जिनको समर्थन दे रही है विपक्ष में यशवंत सिन्हा को, ना तो लड़ने वाला व्यक्ति वोट मांग रहा है ना लड़ाने वाला मांग रहा है, तो हम किसको दें? इधर तो लड़ाने वाला और लड़ने वाला, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोग वोट मांग रहे हैं। मैंने इस बात को प्रेस में भी कहा, खुली बात कहा, चोरी छुपे नहीं कि नहीं। हमें गृह मंत्री जी से मिला, उनका निर्देश आदेश हुआ कि भाई जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो तो आप इनको वोट दो। वही बात मुख्यमंत्री जी ने कहा, वही बात द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे कहा, तो हमने खुला वोट दिया है। तो क्रॉस वोटिंग तो समाजवादी पार्टी के लोग जो बचे वो लोग किए होंगे, हमसे उसे नहीं मतलब। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि क्रॉस वोटिंग के पहले ही मुझे मालूम था कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि शिवपाल चाचा से हमारी मुलाकात हुई थी शिवपाल जी से। उन्होंने कहा था कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे। किसने दिया है, कुछ बता पाएंगे आप? क्योंकि आपको जानकारी सब कुछ है, मुझे सब पता है। नहीं देखिए, हम बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि अब उन नेताओं का भी भविष्य है भाई। अब तो सब कुछ ऑल इज वेल है आपका बीजेपी के साथ, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2024 में जो रास्ता तैयार करेंगे आप चुनाव के लिए, वो भी भगवा रंग से होते गुजरेगा? कहाँ ऑल इज वेल है? हमारा तो अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। अभी यहाँ से तलाक होगा तो चलेंगे बहुजन समाज पार्टी के दरवाजा खटखटाएंगे, वहाँ पहले जोर लगाएंगे। तो ये तलाक में तलाक कौन बोलेगा पहले? आप बोलेंगे, अखिलेश यादव जी बोलेंगे? अखिलेश जी। हम तो कबूल करेंगे। अच्छा, आप तैयार बैठे कबूल? हम तैयार बैठे हैं कि कबूल हम एकदम स्वीकार है भैया। अगला स्टेप क्या होगा उसके बाद, तलाकनामे के बाद निकाह के लिए? हम मायावती जी से मिलेंगे, वहाँ बात करेंगे, बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर और लोग हैं। तब तक और कई गोल बनने जा रही है, देखिए। कौन कौन गोल बना रहे हैं? अब आगे नहीं बताएंगे। अच्छा, तो बहन जी का तो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं आप, लेकिन अगर बात नहीं बनती है सीटों को लेके, बाकी चीजों को लेके, तो क्या विकल्प को लेके बीजेपी? सीट का झगड़ा हम नहीं करते। मैंने समाजवादी पार्टी के साथ गया तो आप ही लोगों ने सवाल किया कि सीट का झगड़ा होगा तो टूट जाएगा। हमने कहा था कि एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी रहूंगा इनके साथ। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने आप पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, बड़ा हमला बोला है और कहा है कि भाई वो तो पहले दिन से ही लग रहा था ऐसा कि मतलब वो मौके तलाश रहे हैं, फायदे के लिए चले गए, और आज तो उनको सिक्योरिटी भी मिल गई है। और क्या चाहिए उनको? वो हमको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति अपना खुद पर्चा न भर रहा हो, पर्चा भरने में इनाम मिला हो, वो व्यक्ति दूसरे को क्या कहेगा? पूरा देश देखा, आप दूसरे को क्या कह रहे हैं? आजमगढ़ चुनाव में कई दिन गए थे? 12 दिन हम लोग खून पसीना बहा रहे थे वहां। ये एसी में बैठ करके खाली सलाह दे रहे थे, दर्शन तो नहीं मिला आजमगढ़ में। प्रतिष्ठा फंसी थी अखिलेश जी की और ओम प्रकाश राजभर की। चुनाव आजमगढ़ पूर्वांचल में था, इस नाते मेरी प्रतिष्ठा थी कि अगर आजमगढ़ में 10 जितवाया हूं तो ये लोकसभा जीत जाएं। हम इस नाते अपनी 300 फौज लेकर के और 6 विधायक लेकर के मैं वहां जूझ रहा था। ये कहाँ थे? एसी में बैठ के सलाह दे रहे थे कि नहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम चुनाव जितवा लेंगे यहीं बैठ के, हम लोग लखनऊ से खाली फोन कर देंगे, सब वोट मिल जाएगा। तो जमकर कोसा समाजवादी पार्टी और उसकी नीतियों को ओपी राजभर ने। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली अब ओपी राजभर को, और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर करारा प्रहार किया इस बात को लेकर। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने सरकार की मदद की है तो निश्चित तौर पर सरकार भी उनकी मदद करेगी, और अगर यही होना था तो इतना आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत क्या थी? सरकार की अगर उन्होंने मदद की है तो निश्चित तौर पर सरकार भी मदद करेगी, ये तो राजनीतिक शिष्टाचार है। हमारा तो कहना ये है कि अगर यही आपस में एक्सचेंज होना था तो हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी पे इतने आरोप प्रत्यारोप करने की क्या ज़रूरत थी? प्रेस, मीडिया और जनता का इतना समय नष्ट करने की क्या ज़रूरत थी? और सुरक्षा की ज़रूरत राजभर जी को थी भी, तो हमारे साथ थे, तब भी हम लोगों ने अपने सहयोगियों की सुरक्षा की बात की। लेकिन अगर उन्होंने नहीं सुनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उसकी हमारी क्या जिम्मेदारी है?
उधर शिवपाल यादव ने द्रौपदी मुर्मू को जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि नेताजी के विचारों पर चलने वाले कभी भी नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने और एसपी के कुछ लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। ओपी राजभर को सुरक्षा मिलने पर उन्होंने कहा कि राजभर ने सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन दी होगी और सरकार को जरूरी लगा होगा, इसीलिए उन्हें सुरक्षा दी होगी। इसको राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपने जो बात कही थी कि विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं या कोई भी विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें, या जो सपा के विधायक है, जो समाजवादी सोच के विधायक हैं, वो कम से कम उनको वोट ना दें जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा था। तो आपको लगता है आपकी अपील कुछ काम कर गई, सपा में सेंध लग गई? देखिए, पहली बार आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हम सबसे पहले तो उनको बधाई देते हैं राष्ट्रपति बनने पर। और पहले ही मैंने कहा था कि नेताजी का जो अपमान करने वाले लोग हैं, जो आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग हैं, वो जो कट्टर समाजवादी के लोग हैं और जो नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, वो नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, सपोर्ट किया है, तो और लोगों ने भी किया है। तो ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी में 5-6 विधायक तो ऐसे रहे जो कट्टर समाजवादी सोच के हैं, और आपकी उस अपील के बाद वहाँ पर सेंध लग गई है। हाँ, वोट दिया है, आप जैसे बता रहे हैं कि वोट दिया है। तो अब क्या मान लिया जाए फिर 2024 में भी कुछ सीन ऐसा ही हो सकता है, कुछ बदल सकता है, एनडीए की ओर कुछ और लोग जा सकते हैं। आपका रुख क्या रहेगा? देखिए, जब भी कोई फैसला होगा तो आपको पता चल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर, उनकी भी अपनी पार्टी, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात कही थी, उनके विधायकों ने, यह भी बात सामने आ रही है। अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, अब वाई श्रेणी की उनको सुरक्षा मिल गई। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बाहर चर्चा यही होती है कि क्या कहीं कोई ऐसी डील तो नहीं थी कि आप हमें वोट सपोर्ट करें और आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। अब उन्होंने दिया होगा, सरकार में एप्लीकेशन दी होगी अपनी सुरक्षा की, तो सरकार ने समझा होगा कि इन्हें सुरक्षा की ज़रूरत दी है। इसको राष्ट्रपति चुनाव या वोटिंग से जोड़ के नहीं देखना चाहिए? उससे तो नहीं जोड़ना चाहिए। सुरक्षा जिसे भी ज़रूरत है, जो भी होता है तो सरकार समझती है, उसे देती है। उधर राष्ट्रपति चुनाव में यूपी में क्रॉस वोटिंग को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि अखिलेश जी, आपने अपने पिताजी का सम्मान नहीं रखा राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन आप ही के विधायकों ने नेताजी के अपमान का बदला लेते हुए क्रॉस वोटिंग की। असली और नकली समाजवादी का अंतर साफ है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर ट्वीट करके निशाना साधा है और लिखा है कि आपने नेताजी के विचारों का सम्मान नहीं किया, लेकिन आपके ही कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके उनके अपमान का बदला ले लिया। असली और नकली समाजवादी का अंतर साफ है। तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद कई तरफ से हमले तेज हो गए हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर, चाहे ओपी राजभर हो, शिवपाल यादव हो या फिर भाजपा के नेता, वो लगातार उनको घेर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के नाम पर हुई धांधली को लेकर नाराजगी जताई। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अपने विभाग के एसीएस को लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जताई। इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में डेप्यूटेशन पर सवाल खड़े किए गए और प्रमोशन में गड़बड़ी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। आपको यह भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने 16 जून को यह खत लिखा है, जो कि सामने अब आया है। तो नंद गोपाल नंदी ने अब जांच रिपोर्ट मांग ली है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं, डेप्यूटेशन पर सवाल खड़े किए गए हैं और ये वो पत्र है जिसको लिख करके नाराजगी जताई उन्होंने। हालांकि लेटर ये उन्होंने पहले लिखा था, लेकिन अब सामने आया है, एसीएस से उन्होंने जवाब मांगा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जो डेप्यूटेशन पर नियुक्तियां हुई, प्रमोशन, डेप्यूटेशन,
उसमें गड़बड़ी हुई, उस पर सवाल खड़े किए हैं मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने। 16 जून को एक पत्र उन्होंने लिखा था जो कि सामने अब आया और अब एसीएस से उन्होंने जांच रिपोर्ट मांगी। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने जो खत लिखा था उसमें क्या था। वो खत भी हम आपको दिखाते हैं। तो नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने यह पत्र लिखा, एसीएस औद्योगिक से उन्होंने जवाब मांगा और कहा नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में दूसरे विभाग के अधिकारियों को पहले प्रतिनियुक्ति पर रखने और बाद में उनका विभाग में मर्जर करने और अनियमित तरीके से पदोन्नति के नाम पर गंभीर अनियमितता बरती गई है। राजीव त्यागी की सेवा को मर्जर करने से लेकर पदोन्नति देने तक की सारी कार्रवाई किन नियमों और शासनादेश के तहत की गई है उससे अवगत कराएं। तो आखिर ये राजीव त्यागी कौन है जिनका जिक्र अपने पत्र में नंदगोपाल गुप्ता नंदी कर रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। 8 साल में एई से पीजीएम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एई के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। 2008 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में डेपुटेशन पर इनको भेजा गया। राजीव त्यागी को डेपुटेशन में 2 रैंक ऊपर के पद पर नियुक्ति मिली। 2016 में इनको उप महाप्रबंधक पद पर प्रमोट कर दिया गया। कुछ दिन बाद महाप्रबंधक पद पर प्रमोशन इनका हो गया और फिर कुछ दिन बाद प्रधान महाप्रबंधन पद पर प्रमोशन हो गया। प्रधान महाप्रबंधक का पद ही सृजित नहीं था। राजीव त्यागी को मृतक आश्रित कोटे की नौकरी मिली थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एई के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी और 8 साल के अंदर वो एई से कैसे सीधा पीजीएम पोस्ट तक पहुंच गए, इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। और ये पूछा गया है मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के तरफ से एसीएस से कि आखिर आप बताइए कि किस क्लॉज और किस नियम के तहत इस तरह से किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से नोएडा अथॉरिटी में डेपुटेशन पर उनको भेजा जाना और फिर ताबड़तोड़ तरीके से प्रमोशन का लेवल देखिए आप। 8 साल में एई से पीजीएम की पोस्ट तक वो पहुंच गए। तो किस नियम कानून और नियमावली के तहत ये सब किया गया है उसकी जानकारी भी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मांगी है। डेपुटेशन प्रमोशन में बड़ी गड़बड़ी के उन्होंने आरोप लगाए हैं। मंत्री ने विभाग के एसीएस को लेटर लिखा है।